हेलो दोस्तों, आज है 22 अप्रैल 2026 दिन बुधवार का, हिंदी तिथि बैसाख शुक्ल षष्ठी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए हैं। किसान भाइयों के लिए, माताओं बहनों के लिए, पढ़ने वाले बच्चों के लिए, बड़े बुजुर्गों के लिए, सरकारी कर्मचारियों के लिए और आम जनता से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले जानेंगे। वीडियो में आपको बहुत मजा आएगा। अलग अलग राज्यों की ओर से, सरकारों की ओर से बड़ी घोषणाएं की गई है। वीडियो को आप पूरा ध्यान से आखिर तक देखते रहिएगा और इस वीडियो को आप लाइक और शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। सबसे पहले आपको आज कुछ अलर्ट और चौंका देने वाली खबरों से सबसे पहले अपडेट करते हैं, फिर हम आगे और भी बड़ी और काम की खबरें जानेंगे। तो लीजिए आज सबसे पहले बड़ी खबर में, गुजरात में फूड पॉइजनिंग से 200 लोग बीमार हो गए, 59 को हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ा। शादी में आम का जूस पीने के बाद लोगों की तबीयत बिगड़ गई। खबर आ रही है गुजरात के दाहोद जिले में एक शादी समारोह का कार्यक्रम था और वहाँ फूड पॉइजनिंग से 200 से ज्यादा लोग बीमार हो गए। रात 8 बजे के आसपास डिनर शुरू हुआ था। कुछ लोगों के मुताबिक आम का जूस पीने के बाद तबीयत बिगड़ने लगी। बीमार लोगों को तुरंत ही नजदीकी सरकारी और प्राइवेट हॉस्पिटलों में एडमिट कराया गया और बाद में ये संख्या 200 से ज्यादा हो गई। हॉस्पिटल में लोगों का तांता लग गया। लोगों को उल्टी, दस्त और पेट दर्द की शिकायत हुई। फिलहाल अस्पताल में भर्ती सभी मरीजों की हालत ठीक बताई जा रही है। इधर मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। एक ही MBBS डिग्री पर 2 डॉक्टर 15 साल से ज्यादा समय से सरकारी नौकरी करते पाए गए और वो अभी भी नौकरी कर रहे हैं। दोनों ने करोड़ों की सैलरी ली, सरकारी हॉस्पिटलों में इलाज के साथ निजी क्लिनिक भी चलाए और सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि विभाग को इसकी भनक भी नहीं है। बताया जा रहा है कि इन दोनों डॉक्टरों में से एक की डिग्री असली है और दूसरे डॉक्टर की डिग्री फर्जी है। फिलहाल अब प्रशासनिक स्तर पर मामला जांच में चल रहा है। और इधर आ रही है इलेक्ट्रिक स्कूटी से जुड़ी एक बड़ी खबर। राजस्थान के दौसा में एक चलती हुई इलेक्ट्रिक स्कूटी में आग लगने की घटना सामने आ गई। करीब 2 महीने पहले खरीदी गई होंडा की इलेक्ट्रिक स्कूटी में शॉर्ट सर्किट हुआ, धुआं उठने लगा और देखते ही देखते स्कूटी में आग लगने लगी। स्कूटी सवार युवक ने कूदकर अपनी जान बचाई। राजस्थान के बीकानेर से एक बड़ी चौंका देने वाली खबर भी आप देखिए। बीकानेर में एक सड़क हादसे में घायल युवक की स्कूटी की डिग्गी से पुलिस को 70 करोड़ की हेरोइन मिली है। ये युवक सड़क पर घायल अवस्था में बेहोश पड़ा हुआ था। सूचना पर पहुंची पुलिस ने युवक को हॉस्पिटल में एडमिट कराया और उसके बाद उसकी स्कूटी को चेक किया गया तो 27 छोटे छोटे पैकेट में 14 किलो हेरोइन मिली। और राजस्थान में आप देखिए एक और चौंका देने वाला, पेमेंट पर 24 घंटे पहले नोटिफिकेशन मिलेगा। यूजर चाहे तो भुगतान रोक सकेगा। RBI ने ई मैंडेट के नियमों में बदलाव कर दिया है। यानी दोस्तों अब आप नेटफ्लिक्स और यूट्यूब जैसे विदेशी ऐप के सब्सक्रिप्शन के लिए ऑटोमेटिक पेमेंट कभी भी रोक पाएंगे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने विदेशी कंपनियों को किए जाने वाले ऑटोमेटिक पेमेंट के नियम बदल दिए हैं। नियमों में बदलाव हो गया है। अब अगर आप अपने कार्ड या UPI से किसी विदेशी सर्विस के लिए ई मैंडेट यानी हर महीने पैसे कटने वाला जो सिस्टम होता है, इसे ई मैंडेट सिस्टम कहते हैं। और अगर आपने ऐसा कोई सिस्टम सेट किया हुआ ना, तो फिर आपको पेमेंट से 24 घंटे पहले एक नोटिफिकेशन मिलेगा और इसके लिए बैंकों को एडिशनल फैक्टर ऑथेंटिकेशन यानी AFA यानी OTP से वेरिफिकेशन भी करना होगा। RBI ने ये नई व्यवस्था बनाई है और इसका मकसद यूजर को डिजिटल फ्रॉड से बचाना और उन्हें अपने ट्रांजेक्शन पर ज्यादा कंट्रोल देना है। तो ऐसे में ऑटो पेमेंट में पैसे कटने से 24 घंटे पहले आपको अलर्ट मिलेगा। हालांकि RBI ने ई मैंडेट ट्रांजेक्शन के लिए एक लिमिट भी तय की है। 15,000 रुपए तक बिना एक्स्ट्रा ऑथेंटिकेशन के आप पेमेंट सेट कर पाएंगे। यूजर चाहे जो लिमिट सेट कर सकता है और गलत ट्रांजैक्शन की 3 दिन में रिपोर्टिंग पर पूरा रिफंड भी मिलेगा। फ्री आपको ये ई मैंडेट सुविधा मिलेगी। ऑटोमेटिक जो पेमेंट करने वाला सिस्टम है उसको लेकर ये नियम अपडेट किए हैं। और इधर 8 पे कमीशन यानी 8वें वेतन आयोग से जुड़ा अपडेट सरकारी कर्मचारियों के लिए आ रहा है। सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बड़ा अपडेट आया है। अब 30 अप्रैल तक सुझाव देने की तारीख बढ़ गई है और ऐसे में कर्मचारी, पेंशनर्स और अन्य हितधारक अपने सुझाव देकर वेतन पेंशन सुधार प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। 8वें वेतन आयोग ने जानकारी अपडेट की है। ऑफिशियल वेबसाइट के जरिए मेमोरेंडम जमा करने की आखिरी तारीख 30 अप्रैल तक खोल दी गई है। और इधर आपको बताते हैं युद्ध से जुड़े कुछ जरूरी अपडेट। बातचीत होगी या फिर बमबारी, अभी जो शांति वार्ता है उस पर सस्पेंस बना हुआ है। यानी ईरान और अमेरिका के बीच बुधवार को 2 हफ्ते का संघर्ष विराम पूरा हुआ। इसके बाद अब फिर से खाड़ी क्षेत्रों में तनाव बढ़ने की आशंकाएं हैं। होर्मुज स्ट्रेट पर कंट्रोल और टुस्का जहाज विवाद को लेकर अभी जुबानी जंग तेज है। उधर चीन और रूस के हस्तक्षेप के साथ युद्ध की आशंकाएं अब गहरा रही है। यानी आज बुधवार को सीज फायर का राउंड खत्म हो जाएगा और ऐसे में भी ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या अब युद्ध विराम टूटने की घड़ी शुरू हो चुकी है। दूसरे राउंड की शांति वार्ता के आसार फिलहाल नहीं दिख रहा है। दूसरी तरफ दोनों देशों के बीच जुबानी जंग और जंगी तैयारियां भी तेज की जा रही हैं। ट्रंप भी बार बार बयान बदल रहे हैं। अब चीन और रूस भी मैदान में आ पड़े हैं। चीन ने साफ कहा कि चीनी जहाज को रोकना उसकी संप्रभुता पर हमला होगा और रूस ने भी अमेरिकी नाकेबंदी को गैर कानूनी बताया है और कहा कि अगर हालात बिगड़े तो ये बड़ा टकराव हो सकता है। कहने का मतलब दोस्तों ये हुआ ना कि अब आगे विश्व युद्ध जैसी स्थितियां भी बन सकती हैं। अमेरिकी उपराष्ट्रपति की पाकिस्तान यात्रा फिलहाल टल गई है। बातचीत की शर्तों का जवाब नहीं मिला। इधर ईरान ने भी इस्लामाबाद जाने से इनकार कर दिया है। तो भी कई सारी ऐसी बातें बन रही हैं जिससे अब युद्ध आगे और बढ़ सकता है, ऐसे अनुमान लग रहे हैं। ईरान ने भी अमेरिका के साथ प्रस्तावित बातचीत में
शामिल होने से साफ साफ मना कर दिया है। इधर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैंने ईरान में सत्ता बदल दी है और उन्होंने ये दावा किया कि अमेरिका और ईरान के बीच जल्द ही एक बड़ी डील हो सकती है। ट्रंप ने कहा कि मौजूदा हालात में ईरान के पास समझौता करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है और ईरान को चेतावनी भी दी है कि अगर पीस डील नहीं हुई ना तो फिर अमेरिकी सेना हमले के लिए पूरी तरह तैयार है और आदेश मिलते ही कार्रवाई कर सकती है। ट्रंप ने यह भी साफ कर दिया कि वे सीज फायर को आगे नहीं बढ़ाएंगे। हालांकि ट्रंप लगातार अपने बयान बदलते रहते हैं। चलिए बड़ी खबर की ओर आगे बढ़ते हैं। जापान दूसरे देशों को घातक हथियार बेच सकेगा। 50 साल बाद नीति में यह बदलाव किया गया है। ऑस्ट्रेलिया के साथ $7 अरब का समझौता भी हुआ, यानी जापान ने सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद अपनी शांतिवादी नीति में यह बड़ा बदलाव किया, ऐतिहासिक बदलाव किया है। प्रधानमंत्री साने ताकाइची के कैबिनेट ने घातक हथियारों के निर्यात पर लगी दशकों पुरानी रोक को हटा दिया है और इसके बाद अब जापान फाइटर जेट, मिसाइल और वॉरशिप जैसे हथियार दूसरे देशों को बेच सकेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबरों में देखिए आप, पीएम मोदी पर खड़गे के बयान से सियासत गर्म हो गई है। चुनाव आयोग पहुंची बीजेपी ने 5 मांग की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के दिए बयान के बाद अब सियासत गर्मा गई है। बीजेपी ने मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य आयुक्तों को पत्र लिखकर 5 मांग की है। बीजेपी का कहना है कि एक लोकतांत्रिक तरीके से चुने गए प्रधानमंत्री के लिए इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना न केवल गलत है बल्कि लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ भी है। बीजेपी ने ये 5 मांगे रखी है। इधर बांग्लादेश जाने की कर लो तैयारी, पाताल से निकाल उल्टा लटकाएंगे। अमित शाह ने बड़ा अपडेट दिया। पश्चिम बंगाल में पहले चरण के चुनाव के लिए प्रचार का शोर मंगलवार 21 अप्रैल को देर शाम थम गया। अमित शाह ने मतदाताओं से निडर होकर मतदान करने का आग्रह किया है और कहा कि केंद्रीय बल ऐसे उपद्रवियों पर कड़ी नजर रखेंगे। इधर पश्चिमी मेदिनीपुर जिले के दांतन में चुनाव प्रचार के आखिरी दिन भारी हिंसा भी हुई। पश्चिम बंगाल से जुड़ा अपडेट है। बीजेपी उम्मीदवार पर जानलेवा हमला हुआ, गाड़ियों में आग लगा दी गई। इधर प्रमुख विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने महिला आरक्षण बिल को लेकर अपना देशव्यापी अभियान और तेज कर दिया है। मंगलवार को कांग्रेस की महिला नेताओं ने देश के 26 प्रमुख शहरों में एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। इधर मणिपुर में हालात सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। मंगलवार को अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन देखने को मिले। पहाड़ी और घाटी वाले जिलों में हिंसक घटनाएं भी देखने को मिली और इसको लेकर कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस का कहना है कि यहाँ पर हालात सामान्य करने के लिए बातचीत शुरू की जाए। साथ ही बड़ी खबर आ रही है, हिंदुओं की रक्षा के लिए आरा VHP हेल्पलाइन ऐप SOS दबाते ही 500 मीटर तक पहुंचेगा अलर्ट। दिल्ली से इसकी शुरुआत होगी। विश्व हिंदू परिषद हिंदुओं को तत्काल सहायता प्रदान करने के लिए एक SOS आधारित ऐप VHP हेल्पलाइन विकसित कर रहा है। यह ऐप आपातकालीन बटन के माध्यम से संकट में फंसे हुए लोगों को संगठन के पदाधिकारियों और स्वयंसेवकों से जोड़ेगा। ऐप में आपात बटन दबाते ही स्वयंसेवकों को संदेश जाएगा। दिल्ली में हिंदुओं पर बढ़ते हमलों और मतांतरण के जवाब में ये बड़ी पहल है। बड़ी खबर आ रही है, सेमीकंडक्टर हब बनेगा भारत मिशन 2.0 के लिए 1.2 लाख करोड़ रुपए का मेगा प्लान तैयार हुआ है। भारत मंडपम में झारखंड का नाम गूंजा। राष्ट्रपति पदक से नवाजे गए CBI डायरेक्टर राजीव रंजन, CGI ने सम्मान दिया है। और इधर देखिए आप, दिल्ली में किसान भाइयों के लिए बड़ी खबर आई है। दिल्ली में 5 साल बाद भारतीय खाद्य निगम यानी FCI के माध्यम से गेहूं की सरकारी खरीद फिर से शुरू होगी और ऐसे में किसान भाइयों को न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP मिल सकेगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के अनुरोध पर केंद्र सरकार ने निर्णय लिया है। 5 साल बाद दिल्ली में FCI गेहूं खरीदेगा, किसानों को MSP का फायदा मिलेगा। नरेला नजफगढ़ मंडियों में 24 अप्रैल से खरीद होगी। साथ ही राजधानी दिल्ली में महिलाओं की निःशुल्क बस यात्रा के लिए 5 लाख से अधिक पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड जारी हो गए हैं। ये योजना महिलाओं के लिए सार्वजनिक परिवहन को सुलभ और पारदर्शी बना रही है, जिससे महिलाएं मेट्रो समेत अन्य सेवाओं का भी उपयोग कर सकेंगी। यानी 5 लाख से अधिक पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड जारी हो गए। महिलाओं को निःशुल्क बस यात्रा की सुविधा मिल रही है। पहले क्या होता था, पिंक कार्ड बनाने के लिए 50 केंद्र निर्धारित किए गए थे, लेकिन अब इनकी संख्या बढ़ाकर 58 कर दी गई है और इन केंद्रों पर हर रोज लगभग 12,500 के करीब कार्ड बनाए जा रहे हैं। दिल्ली परिवहन निगम DTC ने 31 मई तक दिल्ली की सभी महिलाओं के पिंक कार्ड बनाने का लक्ष्य रखा है। इस कार्ड के बाद महिलाओं को टिकट लेने की आवश्यकता नहीं है। इससे महिलाओं और ट्रांसजेंडर को बसों में निःशुल्क यात्रा करने की सुविधा दी जा रही है। इस कार्ड को आसानी से ऑनलाइन भी रिचार्ज कराया जा सकता है। इधर बड़ी खबर देखिए, पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव के महिलाओं पर दिए गए विवादित बयान को लेकर बिहार राज्य महिला आयोग ने संज्ञान लिया है। आयोग ने उन्हें नोटिस जारी कर 3 दिनों के भीतर जवाब मांगा है। 90% महिलाएं बिना कमरे में जाए राजनीति नहीं कर सकती। पप्पू यादव के इस बयान पर महिला आयोग का नोटिस जारी हुआ है। नेपाल से बड़े अपडेट आजकल आपको देखने को मिल रहे हैं। नेपाल सरकार का एक और आदेश आप देखिए, नौकरी के लिए मिडिल ईस्ट जाने वालों को राहत दी गई है। परमिट प्रक्रिया शुरू हुई। नेपाल ने अपने नागरिकों के लिए मिडिल ईस्ट में काम करने के लिए परमिट जारी करना फिर से शुरू कर दिया है। ये फैसला सरकार का 6 महीने के प्रतिबंध के बाद आया है और कल वाले वीडियो में हमने आपको नेपाल में अपडेट दिया था कि भाई अब महीने में वहाँ 2 बार सैलरी मिलेगी सरकारी कर्मचारियों को। यानी नेपाल सरकार के इस फैसले से वहाँ कर्मचारियों के पास हर 15 दिन में पैसा आएगा। महीने में 2 बार सैलरी मिलेगी 15-15 दिन के अंतराल में। नेपाल में इस तरह का नियम आ रहा है। और इधर आप देखिए, उत्तराखंड के बागेश्वर में फिर से भूकंप के झटके महसूस किए गए। लोग घरों से बाहर निकल आए। बागेश्वर में मंगलवार सुबह 2.6 तीव्रता के भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए। इधर बड़ी खबर आ रही है, केरलम में पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट हो जाने से 13 लोगों की जानें चली गई। 40 मजदूर यहाँ पर काम कर रहे थे। केरलम के त्रिशूर जिले में मंगलवार दोपहर को 3:30 बजे के लगभग एक पटाखा
फैक्ट्री में ब्लास्ट हो गया और इस हादसे में 13 लोगों ने जाने गंवा दी, कई घायल भी हुए। पीएम नरेंद्र मोदी ने भी हादसे पर दुख जताया है और मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए देने का ऐलान किया गया। आसपास के लोगों का कहना है कि धमाके की आवाज कई किलोमीटर तक सुनाई दी थी। आईपीएल से जुड़ा अपडेट आप देखिए। अभिषेक की शतकीय पारी के दम पर सनराइजर्स हैदराबाद ने आईपीएल सीजन में को 47 रन से हराया। इधर बड़ी खबर आप देखिए, तमिलनाडु की 234 सीटों पर 23 अप्रैल को वोटिंग होनी है। सरकार बनाने के लिए 118 सीटें चाहिए। मुकाबला डीएमके और एआईएडीएमके के बीच है। एक तरफ सीएम एमके स्टालिन का द्रविडियन मॉडल और उनकी पॉपुलर योजनाएं, तो दूसरी तरफ जयललिता की विरासत संभाल रही एआईएडीएमके और हिंदुत्व के सहारे पर पैर जमाने की कोशिश कर रही बीजेपी का गठबंधन है। कंपटीशन बहुत तगड़ा है। ग्राउंड रिपोर्ट्स में अपडेट कुछ इस तरह से आ रहे हैं कि तमिलनाडु में बीजेपी का खाता खुलना ही मुश्किल हो रहा है। फिलहाल देखिए आप बड़ी खबर, मध्य प्रदेश में पहली बार रात में लू का अलर्ट। फिलहाल देश के मैदानी इलाकों में तेज गर्मी का दौर जारी है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, उड़ीसा और दिल्ली में कई जगहों पर पारा 44 डिग्री पार पहुंच गया है। कई जगहों पर लू का भी अलर्ट है। मध्य प्रदेश के भोपाल में तो पहली बार रात में लू चलने की चेतावनी दी गई है। देश के ज्यादातर हिस्सों में हीट वेव की स्थितियां देखी जा रही हैं। बड़ी खबर देखिए, सबरीमाला मंदिर में महिलाओं की एंट्री और धार्मिक भेदभाव से जुड़े मामले में मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने कहा कि अगर राज्य सामाजिक सुधार या जनहित के नाम पर किसी धार्मिक प्रथा या फिर रिवाज पर रोक लगाता है तो उसकी जांच कोर्ट कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि भाई छूने से देवता अपवित्र कैसे होते हैं। इधर केदारनाथ धाम पहुंची बाबा केदार की डोली। 3 दिनों में 57 किलोमीटर की पैदल यात्रा पूरी की गई। आज 181 दिन बाद कपाट खुलने जा रहे हैं। बुधवार सुबह 8 बजे श्रद्धालुओं के लिए मंदिर के कपाट खुल जाएंगे। 23 अप्रैल की सुबह बद्रीनाथ धाम के कपाट भी श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। साथ ही बड़ी खबर आप देखिए, पहलगाम हमले की 22 अप्रैल को आज पहली बरसी है। कश्मीर के सभी टूरिस्ट पॉइंट्स पर सुरक्षा व्यवस्थाएं बढ़ा दी गई है। सुरक्षा एजेंसियों को भी अलर्ट पर रखा है। श्रीनगर से करीब 95 किलोमीटर दूर बेसरन घाटी में 22 अप्रैल 2025 को 26 लोगों को आतंकियों ने गोलियों से भून दिया था। तब से ये घाटी बंद है। बेसरन घाटी में किसी को भी एक तय सीमा से आगे जाने की इजाजत नहीं है और यहाँ पर्यटक पहले से 30 से 40% तक सिमट गए। स्थानीय लोगों में भी यहाँ गुस्सा है कि भाई वैली को क्यों नहीं खोला जा रहा है और इस आतंकी हमले का बदला लेने के लिए भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया था। राजस्थान में 18 सरकारी पीटीआई बर्खास्त कर दिए गए। डिग्री मिसमैच होने के बाद ये बड़ी कार्रवाई की गई। 29 महीने से नौकरियां कर रहे थे। राजस्थान के बांसवाड़ा जिले के सरकारी स्कूलों में काम करने वाले 18 शारीरिक शिक्षकों यानी पीटीआई को बर्खास्त कर दिया गया है। मामला 3rd ग्रेड पीटीआई भर्ती 2022 का है। इन शिक्षकों ने आवेदन के समय जो डिग्रियां दिखाई थी, बाद में जमा कराए गए डॉक्यूमेंट से मेल नहीं खा रही थी। कर्मचारी चयन बोर्ड ने इन अभ्यर्थियों को अपनी बात रखने का एक मौका भी दिया था। बोर्ड की सुनवाई में भी संतोषजनक जवाब और सही दस्तावेज पेश नहीं करने पर बोर्ड ने इनकी पात्रता को गलत माना और शिक्षा निदेशक को इनके खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए गए थे। राजस्थान के सरकारी स्कूलों में अब पासबुक से भी पढ़ा पाएंगे टीचर। शिक्षा विभाग ने 9 साल बाद अपना आदेश वापस लिया है। सरकारी स्कूलों में पासबुक के उपयोग पर लगी रोक हटा दी गई है। इधर राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में श्री सावलिया जी सेठ मंदिर में दान भंडार की काउंटिंग का मंगलवार को चौथा राउंड पूरा हुआ और इसके बाद कुल दान राशि 31 करोड़ 1,63,000 रुपए तक पहुंच गई है। मंदिर प्रशासन का कहना है कि अभी अंतिम चरण की गणना होनी बाकी है, जिसमें सोने चांदी की भेंट और चिल्लर की काउंटिंग की जाएगी। बार काउंसिल ऑफ राजस्थान के आज चुनाव होने जा रहे हैं। 84,000 वकील वोटर्स हैं। राजस्थान प्रदेश में वकीलों की सबसे बड़ी संस्था बार काउंसिल ऑफ राजस्थान के चुनाव बुधवार को होंगे। करीब 3 साल की देरी से 8 साल बाद हो रहे इन चुनाव में 23 पदों के लिए 234 प्रत्याशी मैदान में है और इनके लिए प्रदेश के 84,247 एडवोकेट वोट करेंगे और इस चुनाव में पहली बार महिला अधिवक्ताओं को आरक्षण दिया गया है। वहीं इस बार ये चुनाव सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित कमेटी की निगरानी में हो रहे हैं। वोटिंग सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक होने वाली है। मतदान के बाद सभी मतपेटियां डिस्ट्रिक्ट जज के पास जमा होगी, जो अगले दिन पुलिस सुरक्षा में जोधपुर पहुंचेगी और 29 अप्रैल से मतगणना शुरू होगी। राजस्थान हाईकोर्ट ने साफ किया कि हर आपराधिक शिकायत पर एफआईआर दर्ज कराना अनिवार्य नहीं है। मजिस्ट्रेट चाहे तो पहले प्रारंभिक या सीमित जांच करवा सकते हैं। ये पूरी तरह उनके विवेक पर निर्भर है। मध्य प्रदेश विधानसभा का विशेष सत्र 27 अप्रैल को बुलाया गया है। विधानसभा सचिवालय की ओर से इसे लेकर एक अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। इस विशेष सत्र में नारी शक्ति वंदन से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। मध्य प्रदेश के 5 लाख संविदा आउटसोर्स कर्मचारियों को राहत। हाईकोर्ट ने कहा कि लाभ से वंचित रखना तर्कहीन है। सरकार वर्गीकरण कर वेतन और लाभ दें। यानी दोस्तों मध्य प्रदेश में करीब 4.5 से 5 लाख संविदा और आउटसोर्स कर्मचारियों को यह बड़ी राहत मिली है। जबलपुर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिए कि इन कर्मचारियों का वर्गीकरण करके उन्हें वेतन और सेवा संबंधी लाभ दिए जाएं। मंगलवार को सुनाए फैसले में कोर्ट ने कहा कि 10 साल से अधिक समय से सेवाएं दे रहे कर्मचारियों को 7 अक्टूबर 2016 की नीति का लाभ मिलना चाहिए, चाहे वे संविदा पर हो या आउटसोर्स व्यवस्था के तहत काम कर रहे हो। अभी तक दैनिक वेतन भोगियों को लाभ मिल रहा था। इधर मध्य प्रदेश के सिंगरौली में एक दूल्हे समेत परिजनों से मारपीट की घटना हो गई। बिना शादी बारात को लौटना पड़ा। साथ ही आप देखिए मध्य प्रदेश में सिंगरौली में बैंक डकैती के बाद मध्य प्रदेश पुलिस का बड़ा कदम। पूरे प्रदेश में पहली बार बैंकों का सुरक्षा ऑडिट होगा। सिंगरौली बैंक डकैती की घटना हो जाने के बाद पुलिस एक्शन मोड में है। प्रदेश के सभी बैंकों का सुरक्षा ऑडिट कराया जाएगा। बैंकों में सीसीटीवी, गार्ड,
कार्ड, अलार्म वगैरह की जांच वगैरह की जाएगी। उत्तर प्रदेश में अब रविवार को भी होगी जमीन की रजिस्ट्री, अलग से छुट्टी नहीं लेनी पड़ेगी। 9 शहरों में सुविधा शुरू कर दी गई है। यानी उत्तर प्रदेश में अब 9 प्रमुख शहरों में रविवार को भी प्रॉपर्टी रजिस्ट्री की सुविधा शुरू हो गई है। 19 अप्रैल 2026 से लागू इस व्यवस्था से कामकाजी लोगों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। छुट्टी नहीं लेनी पड़ेगी। नई व्यवस्था के तहत लखनऊ, मेरठ, आगरा, अलीगढ़, कानपुर नगर, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, सहारनपुर और वाराणसी में हर रविवार को प्रॉपर्टी रजिस्ट्री की सुविधाएं उपलब्ध रहेगी। प्रयागराज जंक्शन से हटेगी संगमरमर मस्जिद, रेलवे ने नोटिस जारी किया है। 27 अप्रैल तक अल्टीमेटम दिया गया है। प्रयागराज जंक्शन पर रेलवे ने अपनी भूमि पर बनी एक मस्जिद को हटाने का नोटिस जारी किया है। रेलवे के मुताबिक ये मस्जिद अवैध अतिक्रमण पर है और इसे 27 अप्रैल तक खाली करना होगा। इधर मस्जिद कमेटी ने इस नोटिस का विरोध करते हुए कहा कि मस्जिद वक्फ बोर्ड में दर्ज है और वे इसे चुनौती देने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट जाएंगे। योगी सरकार का बड़ा फैसला आप देखिए, बूनिया समेत 35 जातियों को पीएम आवास योजना का लाभ मिलेगा। योगी सरकार ने मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण का दायरा बढ़ाते हुए अब सभी अनुसूचित जनजातियों को इसमें शामिल करने का निर्णय लिया है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने बताया कि इस विस्तार से वंचित जातियों को भी आवास का लाभ मिलेगा, जो पहले कुछ जातियों तक ही सीमित थी। इधर आप देखिए, योगी सरकार ने लखनऊ में मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना शुरू की है, जिसके तहत ग्रामीण युवाओं को 10 लाख रुपए तक का बैंक लोन मिलेगा। इस योजना का लक्ष्य ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना और स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर पैदा करना है, जिसमें ब्याज अनुदान की विशेष सुविधा है। यानी ग्रामीण युवाओं को 10 लाख रुपए तक का बैंक लोन मिलेगा। सामान्य वर्ग को 4% ब्याज, आरक्षित को पूर्ण छूट मिलेगी। योजना के तहत ब्याज की दरों को लेकर लाभार्थियों को बड़ी राहत दी गई है। आवेदन भी ऑनलाइन किए जा सकते हैं। तो ये पूरा अपडेट भी आपको यहाँ दिखाया गया है। साथ ही उत्तर प्रदेश में बंधुआ भी तेज हो गए हैं। पिछले साल 165 बंधुआ श्रमिकों की पहचान की गई, जिनमें से 87 का पुनर्वास हुआ है। पुरुषों को 1 और महिलाओं को 2-2 लाख रुपए। बंधुआ श्रम खत्म करने के लिए योगी सरकार का नया प्लान तैयार हुआ है। वाराणसी में भूगर्भ जल का दोहन अब भूगर्भ जल विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त लेने के बाद ही संभव हो पाएगा। यानी वाराणसी में भूगर्भ जल के दोहन के लिए अब भूगर्भ जल विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र या रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा। 7 दिनों के भीतर प्रमाण पत्र और वर्षा जल रिचार्ज रिपोर्ट जमा न करने पर कानूनी कार्रवाई और जुर्माना लग सकता है। तो ये महत्वपूर्ण अपडेट आया है। नियम उल्लंघन पर जुर्माना और कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित होगी। सभी श्रेणी के भूजल उपभोक्ताओं को सूचित किया गया है। साथ ही छत्तीसगढ़ से बड़ी खबर आ रही है। शराब घोटाले के बाद छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड में भी बड़े भ्रष्टाचार का खुलासा हुआ है। आर्थिक अपराध शाखा और एंटी करप्शन ब्यूरो ने 115 करोड़ रुपए के कथित ओवर टाइम भुगतान घोटाले में ये कार्रवाई की है। टीम ने मैन पावर एजेंसी के 2 कर्मचारियों को भी अरेस्ट किया है। यानी 115 करोड़ का कथित रूप से ओवर टाइम घोटाला सामने आया। कागजों में एक्स्ट्रा शिफ्ट दिखाई गई, कर्मचारियों को पैसा नहीं मिला। छत्तीसगढ़ में आरटी एडमिशन में देरी पर हाईकोर्ट नाराज, पूछा कि प्रवेश प्रक्रिया में अगस्त बीत जाएगा तो बच्चे पढ़ेंगे का। राज्य शासन एक्शन प्लान पेश करें। साथ ही 3 मई से बिहार यात्रा पर निकलेंगे निशांत कुमार। जेडीयू विधायक दल के नेता बने श्रवण कुमार। सीएम के बेटे निशांत कुमार 3 मई से बिहार यात्रा पर निकल रहे हैं। मंगलवार को जेडीयू ऑफिस में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक के बाद निशांत ने ऐलान किया है, पश्चिमी चंपारण से यात्रा की शुरुआत होगी। इधर बड़ी खबर आ रही है, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पूर्व डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के फैसले को बदल दिया है। जिन 224 राजस्व कर्मचारियों को विजय सिन्हा ने राजस्व मंत्री रहते सस्पेंड किया था, सम्राट सरकार ने उनका सस्पेंशन वापस ले लिया। ये सभी कर्मचारी पिछले 2.5 महीने से सस्पेंड चल रहे थे। झारखंड में आप देखिए, कारोबारियों को राहत दी गई है। अब 1 साल की जगह 3 साल के लिए मिलेगा फायर एनओसी। झारखंड में उद्योग और व्यवसायों को राहत देने के लिए अग्निशमन विभाग फायर एनओसी यानी अग्नि अनापत्ति प्रमाण पत्र के नियमों में बड़ा बदलाव करने जा रहा है। अब 1 साल की जगह 3 साल के लिए एनओसी जारी किया जाएगा। हालांकि 3 साल की वैधता के बावजूद भी भवन मालिक या किराएदार को हर साल 30 जून तक रिन्यूअल कराना होगा। किन भवनों को 3 साल का एनओसी लेना है, ये भी जानकारी आपको यहाँ दिखाई गई है। और इधर आप देखिए, चंडीगढ़ के टीचर्स को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। 2015 बैच वालों को सारे वित्तीय लाभ मिलेंगे। 11 साल तक कानूनी लड़ाई चली। चंडीगढ़ के टीचर्स के लगभग 11 साल की लंबी कानूनी लड़ाई के बाद ये बड़ी राहत मिली है। 2015 बैच वालों को सारे वित्तीय लाभ मिलेंगे। हरियाणा में प्राइवेट बसों को भी देनी पड़ेगी रोडवेज जैसी रियायती और मुफ्त यात्रा सुविधा। परिवहन आयुक्त ने सख्त निर्देश जारी किए हैं। यानी हरियाणा में अब प्राइवेट बस संचालकों को भी रोडवेज की तरह ही छात्रों, बुजुर्गों सहित पात्र श्रेणियों को रियायती व मुफ्त यात्रा सुविधा देनी पड़ेगी। नियमों को न मानने पर बस संचालकों पर कार्रवाई की जाएगी। पंजाब सरकार ने साफ शब्दों में कहा कि अब पुलिस के पास गैंगस्टरों पर वार ऑपरेशन के माध्यम से अपराधियों को तेजी से ट्रैक करने के लिए व्यापक डेटा मौजूद है। पंजाब में गैंगस्टर कल्चर के लिए कोई जगह नहीं है और पुलिस इसे सुनिश्चित करने के लिए वचनबद्ध है। 3 महीने में 49,298 अपराधी पुलिस के शिकंजे में आए। हरियाणा में अनधिकृत निर्माण तोड़ने के खिलाफ अब ऑनलाइन अपील कर पाएंगे। दफ्तरों के चक्कर काटने का झंझट खत्म हो गया है। हरियाणा में अब शहरों में अनधिकृत निर्माण तोड़ने के खिलाफ जिला नगर योजनाकार की कार्रवाई के विरोध ऑनलाइन अपील की जा सकेगी। अनधिकृत निर्माण तोड़ने के खिलाफ ये ऑनलाइन अपील की सुविधा शुरू हुई। नागरिक अब निर्धारित वेबसाइट के माध्यम से अपनी अपील आसानी से ऑनलाइन दायर कर सकते हैं। हरियाणा में IDFC फर्स्ट बैंक घोटाला से जुड़ा अपडेट है। CBI ने पकड़े 200 से ज्यादा अवैध लेन देन। सरकारी सिस्टम में
गंभीर खामियां पाई गई हैं। 200 से अधिक अवैध लेन देन और मोटी रकम पाई गई। फर्जी एफडी और बिना मंजूरी के बैंक खाते खोले गए। हिमाचल प्रदेश के 51 नगर निकायों में 17 मई को चुनाव होने वाला है। नगर पंचायत परिषद के नतीजे उसी दिन आएंगे। 31 मई को निगम रिजल्ट। आचार संहिता लागू हो गई है। साथ ही उत्तराखंड में श्रमिक भाई बहनों के लिए बड़ी खबर है। उत्तराखंड में 1 महीने के भीतर लागू होगी नई श्रम वेज कोड नियमावली। उत्तराखंड के श्रमिकों के लिए गुड न्यूज है। राज्य सरकार ने अपनी नई वेज कोड नियमावली तैयार कर ली है, जिसे अगले 1 महीने के भीतर प्रदेश में लागू कर दिया जाएगा। बिहार में 10,479 असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती के लिए नए नियम लागू हो गए। अब पात्रता परीक्षा जरूरी होगी। बिहार के विश्वविद्यालयों और नए डिग्री कॉलेजों में 10,479 सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति अब नए नियमों के तहत होगी। राज्य स्तरीय पात्रता परीक्षा और लिखित परीक्षा अनिवार्य होगी। 211 नए डिग्री कॉलेजों में भी भर्तियां होगी। सोने चांदी के भाव आप देखिए। 10 ग्राम 24 कैरेट सोना मामूली 59 रुपए बढ़कर 1,52,155 रुपए पर पहुंचा। 1 किलो चांदी 612 रुपए गिरकर 2,50,063 रुपए पर पहुंच गए। इधर वेदांता का डीमर्जर 1 मई से प्रभावी हो जाएगा। निवेशकों को 1 के बदले 4 कंपनियों के शेयर मिलेंगे। मिड मई तक कंपनियों की लिस्टिंग हो जाएगी। वेदांता ग्रुप के चेयरमैन अनिल अग्रवाल ने अपनी कंपनियों के डीमर्जर की तारीखों का ऐलान कर दिया है। अब 5 लिस्टेड कंपनियों में बढ़ जाएगा वेदांता ग्रुप। शेयर होल्डर्स को 1 के बदले 4 नए शेयर मिलेंगे और ऐसे में इन कंपनियों के नाम और फेस वैल्यू भी बदल जाएंगे। इधर शेयर मार्केट अपडेट में आपको बताएं, सेंसेक्स 753 अंकों की तेजी के साथ 79,273 पर बंद हुआ। निफ्टी में 212 अंकों की तेजी रही और ये 24,577 पर पहुंच गया। और अब चलते चलते एक नजर आज का राशिफल। आज बुधवार 22 अप्रैल को सभी 12 राशियों के लिए नई संभावनाएं, चुनौतियां और अवसर लेकर आया है। कहीं आत्मविश्वास और कार्य क्षमता सफलता दिलाएगी तो कहीं धैर्य और संयम की परीक्षा होगी। क्या कुछ कह रहे हैं आज के राशिफल में सितारे, आइए आपको बताते हैं। मेष राशि वालों के लिए आज राहत और बड़े काम पूरे होने के योग बन रहे हैं। वृषभ राशि वालों के लिए नई योजनाएं और कामकाज में प्रगति रहेगी। मिथुन राशि वालों को रुका हुआ पैसा और उलझे हुए मामले सुलझने के संकेत दिख रहे हैं। कर्क राशि वालों को मानसिक दुविधा से राहत मिलेगी और योजनाएं फायदेमंद रहने वाली हैं। सिंह राशि वालों को मान सम्मान मिलेगा, लेकिन लेन देन और निवेश में सावधानी बरतना जरूरी है। कन्या राशि वालों के लिए आज शुभ अवसर, स्थिर सोच और सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ने के योग हैं। तुला राशि वालों के रुके हुए फाइनेंस के कामों में गति मिलेगी, जिम्मेदारियां भी बढ़ेगी। वृश्चिक राशि वालों के लिए ग्रह स्थितियां अनुकूल हैं, काम पूरे होंगे, ऊर्जा बनी रहेगी। धनु राशि की शुरुआती परेशानियां दूर होगी और कारोबार में आज अच्छा लाभ मिल सकता है। मकर राशि वालों के लिए आज भाग्य साथ देगा, मेल मुलाकात और बड़े ऑर्डर के संकेत हैं। कुंभ राशि वालों के लिए समय अनुकूल है, लक्ष्य पर फोकस से सफलताएं मिलेगी। मीन राशि के रिश्तों में मिठास बढ़ेगी और कारोबारी योजनाओं को आगे बढ़ाने का अच्छा समय रहने वाला है। तो ये थे दोस्तों आज के मुख्य समाचार और बड़ी खबरें। आज के वीडियो में फिलहाल बस इतना ही अपडेट। वीडियो को प्यार देने के लिए आपका दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। नए वीडियो में नई जानकारियों के साथ फिर मिलेंगे, लेकिन वीडियो को आप लाइक और शेयर करके जरूर जाइए ताकि हमें आपका प्यार और आशीर्वाद हमेशा मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।